हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिजिक्स का जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस में, उस सेक्शन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का पूरा जो फंडामेंटल चीज़ है वो डिस्कस कर लिया था। चार्ज क्या है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, उन लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। कूलाम्स ने जो एक नियम दिया था जिसको इलेक्ट्रोस्टैट लॉ बोलते हैं, वो क्या था। वो लॉ जो बताता था अगर डिस्टेंस उसमें हम चेंज कर दें आवेशों के बीच की, तो फोर्स कैसे चेंज होता था। या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हो, या बहुत सारी जो सिचुएशंस थी उनको अगर हम लाते थे तो जो फोर्स है वो कैसे चेंज होता था, है ना। फिर हमने अलग अलग जो चार्ज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व देखा था, हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा था, और साथ में आयतन आवेश घनत्व भी देखा था। मतलब अगर लाइन के क्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है रेखीय आवेश घनत्व, सरफेस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो पृष्ठीय, और अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही आवेश वितरित हो तो उसको हम बोलते थे आयतन आवेश घनत्व। फिर हमने ई डिफाइन किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिफाइन करने के बाद हमने एक रिजल्ट निकाला था कि अगर कोई भी हमारे पास खोखला कंडक्टर हो, खोखले कंडक्टर में हमेशा जो चार्ज है उसके सरफेस पर आता है, मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करता है ना। इतनी बात थी। फिर फर्दर थोड़ा आगे बढ़े थे तो मैंने केवल आपको नाम के तौर पर बताया था कि अगर पूरे के पूरे सिस्टम हो चार्ज के तो उनके लिए गॉस लॉ लगती थी ना। और पूरे के पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन होता था क्या, फोर्स डिफाइन होता था क्या, ई। थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोस्टैट भी है और ग्रेविटेशनल में भी है ना। तो उस पोटेंशियल को हमने इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस कर लिया था, है ना। पर यूनिट चार्ज को आप फील्ड में लाओगे तो वर्क करोगे, और अगर फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएं तो उसको हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। अब पोटेंशियल के बाद हम लोगों ने सी डिस्कस किया। सी मतलब कैपेसिटेंस, है ना। सी डिस्कस करने के बाद हम लोग रेस्ट से कहां पहुंचे थे, मूवमेंट पर पहुंचे थे। और मूवमेंट में हमने आपसे बताया था कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, सीधी सी बात है, चार्ज मूव कर रहा है तो बिल्कुल एक नेसेसरी चीज है, और वो नेसेसरी है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो सी से बढ़ते बढ़ते, कैपेसिटेंस से बढ़ते बढ़ते, है ना, इसी में सर ये एनर्जी आई थी, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना, हाफ क्यू वी। इनसे आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए थे कंडक्शन पर। और कंडक्शन में या जो चालन में बेसिक चीजें देखी थी, वो बेसिक चीजें हमसे बोल रही थी कि सबसे पहले आप ये बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग क्या है ना। आपने देख लिया था, है ना, वीडी, है ना। और क्या आ रहा था, ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही तो आ रहा था ना। फिर मैंने आपसे कहा था इनका आपको उतना काम नहीं है जितना काम आपको रजिस्टेंस का है। और रजिस्टेंस मतलब धारा यदि चल रही है तो उसका विरोध करने वाला कारक, है ना। तो वो रजिस्टेंस जो निकल रहा था वो आता था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, और इसको भी हम कांस्टेंट ले रहे थे। तो ये निकल के आ रहा था आर
रो एल अपॉन ए। ठीक है, जहां रो था विशिष्ट प्रतिरोध, एल था कंडक्टर की लेंथ और ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी आर ए के इनवर्सली और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। और इसी से हमने 3-4 आपको केस बताए थे कि अगर हम किसी कंडक्टर को खींच दें तो खींचने में लेंथ चेंज होगी और रेजिस्टेंस लेंथ पर चेंज करता है। यानी कि हमने ये दिया था कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का स्क्वायर जाता है। अब अगर यही खींचेंगे तो आप मुझे बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता था तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के जाता था। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको याद होंगी, है ना। इसके तुरंत बाद मैंने रेजिस्टेंस थे उनके कॉम्बिनेशन की बात की थी कि अगर श्रेणी में रेजिस्टेंस जुड़े हों तो क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। क्या अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटता है, हाँ बिल्कुल घटता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी सर्किट में अधिक धारा बहानी है तो बताओ रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे कि सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ता है और पैरेलल में कम रहता है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हम रेजिस्टेंस को किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में। ठीक, वैसे ही अगर हम कैपेसिटर की बात करें, संधारित्रों की बात करें, तो वहां पर जो जोड़ने का क्रम था वो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट था। यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का अपोजिट है। रेजिस्टेंस आता था 1/R बराबर 1/R1, ऐसे आता था ना पैरेलल में, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो बिल्कुल यही वहां किस में होगा, सीरीज में। मतलब अगर ये एक कैपेसिटर है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और देखो ये सीरीज में है, तो सीरीज में हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, और पैरेलल में हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे किसका, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, यहां तक हमारा हो गया था। फिर मैंने ओम का नियम डिस्कस कर दिया था, जिसमें अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V जा रहा था और यहां से V बराबर IR आ रहा था। और अगर हम ग्राफ खींचें किसके बीच में, मैंने आपसे कहा था ये जा रहा है V बराबर IR, है ना। तो अगर मैं ऐसे ग्राफ खींचता था, ठीक है, तो मुझे बताओ ये था V और ये था I, और यही किसको शो करता था, R को। मतलब जो VI ग्राफ है उसमें V/I R, और ये है क्या एक्चुअली में, तो स्लोप। तो ये जो स्लोप है वही किसको शो करता है, प्रतिरोध को, है ना। फिर मैंने आपको 4 टर्म बताए थे कि प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, रेजिस्टेंस पर इनहेंसमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब यदि ताप को हम बढ़ाएंगे तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताया था ना कि ताप यदि बढ़ाओगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, और घटाओगे तो कंडक्टर यानी चालक में रेजिस्टेंस घटता है। और यहीं एक बहुत जबरदस्त फिनोमेना हो रही थी जिसको बोल रहे थे हम सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो आर भी डाउन होगा और एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जहां पर उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। इस सिचुएशन को हम क्या बोल रहे थे, अति चालकता। लेकिन सामान्य जीवन में या आज की डेट में हम कोशिश तो कर रहे हैं अति चालकता को प्राप्त करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है
कि उतने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें अभी फ़िलहाल में नहीं है। जिस दिन हो जाएंगी उस दिन हम एनर्जी के रूप में अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। ठीक, ये थी हम लोग की करंट इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रिक कंडक्शन और साथ में इलेक्ट्रोस्टैट की बात। ठीक, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगवाऊं तो फिर डिले बहुत होगा अपना, तो क्वेश्चंस या तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप कोई भी PYQ उठाइए और जितने भी हम लोगों ने अभी तक चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाइए और कोशिश करिए कि मल्टी जो ऑप्शंस रहते हैं ना, मतलब जैसे आप अगर CDS की बात कर लें, NDA की बात करें, CAPF की बात कर लें या अपने सिविल की बात कर लें, तो उनमें जब भी फ्रेम रहेगा क्वेश्चन में वो सीधा साधा ये फ्रेम नहीं रहेगा कि जूल किसका मात्रक है या एम्पियर किसका मात्रक है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर किसका मात्रक है, वो ये नहीं पूछता। वो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है। मतलब अगर उसने आपसे दे दिया 1, 2, 3 और 4, तो आप मुझे बताओ इन ऑप्शंस के थ्रू आप सोचेंगे और वो चाहता ही ये है कि आपकी जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो कैसी है, हल्की फुल्की है या डीप है। ठीक, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी ले ले क्वेश्चन बनाने को, तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूं, क्या ले लूं कि जो कूलाम्स का लॉ है, कूलाम्स का जो लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, केवल है। और देखो हाँ, कूलाम का जो नियम है वो लगता ही पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक, अच्छा, अब मैं कह दूं 2 आवेश हैं तो इन पर या तो समान आवेश की वजह से रिपल्सन होगा या डिफरेंट आवेश प्रकृति में प्लस और माइनस होने की वजह से आकर्षण होगा। वो कह देगा कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। मैंने बताया था ना, यहां पर जैसे ये एक और यहां पर ये एक, इधर मैंने प्लस Q रखा था और माइनस Q इधर और माइनस के Q इधर, और मुझे इस पर अगर फोर्स बताना था तो बताओ ये नेगेटिव इसको अपनी ओर खींचेगा और ये नेगेटिव इसको अपनी ओर खींचेगा ना। देखो ऐसे बना लो खींचने का, ये इससे कह रहा भाई साहब आओ और ये इससे कह रहा है आओ, तो देखो ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही तो फोर्स लग रहे हैं ना, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक, अच्छा, अब तीसरा उसने कह दिया कि टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ने पर किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है। आपको पता है सर R बराबर रो L/A होता, लेकिन यहां पर टेम्परेचर वाली चीज तो नहीं थी, तो जो रो है वो बेसिकली आता क्या है, तो mL/NE² टाउ ए, जहां टाउ हमने सीखा था विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो विश्रांति काल है वो घटेगा, और अगर ये घटेगा तो R बढ़ेगा। और अगर 4 स्टेटमेंट उसने ये दे दिया कि टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो अर्धचालकों पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, वो ये कह दे। तो अर्धचालकों के केस में ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता था ना। तो देखो अब उसने ऑप्शंस पूछ लिए जिनमें डीप थोड़ा पूछ लिया। ठीक, तो जो आप क्वेश्चंस लगाओ उनमें देखो कि वो वन लाइनर टाइप के ना हो। ठीक,
क्वेश्चंस ऐसे हों जिनमें आप सोचने पे मजबूर हो, ठीक है ना। चलो, तो आज हम बढ़ते हैं जिस टॉपिक पे हम बढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रकाश। क्या बोल रहे हैं, प्रकाश। बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक से परिचित होगे, ठीक। बहुत सारी चीजों के आपने नाम भी बहुत बेहतर तरीके से सुने होंगे, जिनको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, है ना। और बहुत सारे, जैसे लेंस सुना होगा आपने, दर्पण सुना होगा आपने, प्रिज्म भी कहीं ना कहीं हाँ याद आ रहा होगा, ठीक। तो जो ये टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से भी ज़्यादा आते हैं, ठीक। वैसे अगर मोटा मोटी आप देखो तो केवल अगर आप अपने लेवल का पेपर देखो यूपीएससी का, तो साइंस वहाँ नेग्लेजिबल है। मान के चलो अगर 100% साइंस एंड टेक का है तो उस टेक की वैल्यू है 90%, और कहीं कहा कभार 10% वो पूछता है क्या, केवल साइंस। क्योंकि अगर प्योर साइंस पूछ लेगा तो जो कला वर्ग के जो हैं या मानविकी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स ही मेन भूमिका निभाता है ना। जैसे सी सेट बहुत जबरदस्त आ रहा, तो उनको साइंस वाले तो क्रैक कर ले रहे हैं, लेकिन आर्ट वालों को या जो कॉमर्स वाली साइड है उनको तो दिक्कत हो रही ना। वही सेम चीज अगर यहाँ पहले पेपर में भी कर दें तब तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साइंस वाले तो हाँ ग्राफ आता है, y बराबर mx+c, वाई स्क्वायर 4ax आता है, लेकिन सर आर्ट वालों ने तो वो उतना डीपली नहीं पढ़ा, इस वजह से वो टेक पूछते हैं, है ना। टेक इसलिए पूछते हैं कि टेक्नोलॉजिकली इंटरेस्ट डेवलप रहता है किसी भी बच्चे में। जैसे डिफेंस अभी हम पढ़ेंगे, तो डिफेंस की जितनी चीज़ें हैं जो डीआरडीओ से रिलेटेड हैं, या जो मान लो विमान हैं, या मान लो रॉकेट है, प्रक्षेपास्त्र हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, वो सब नॉर्मल व्यक्ति भी आराम से समझ सकता, ठीक। लेकिन यहाँ टेक्निकलिटी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से साइंस के सेक्टर को, थोड़ा डीप साइंस के सेक्टर को आपका जो पेपर है वो कम पूछता है, ठीक। चलो, तो हम पहुंचते हैं किस पर, लाइट पर। तो अच्छा, आप लाइट की सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज आप बताओ कि लाइट बेसिकली क्या है। आप कहोगे लाइट ऊर्जा है ना, जो दृष्टि संवेदना देती है किसको, हमारी आंखों को। लाइट एक ऊर्जा है, ठीक है भैया। निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, स्पेक्ट्रम में, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है फर्स्ट क्लास में याद करो, मैंने आपको बताया था रमी लग्जर। आर से आप समझ रहे थे रेडियो वेव, एम से आप समझ रहे थे माइक्रो, आई से आपको पता है इंफ्रारेड, एल से आप परिचित हो लाइट वेव, है ना। और इसी को हम बोल रहे थे दृश्य तरंग, लाइट वेव। फिर आ रहा था अल्ट्रा वायलेट, याद आ रहा, फिर एक्स और फिर गामा। तो अगर मैं पूछ लूं, लाइट एक ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लाइट जिस वस्तु पर पड़ती है वहां से परावर्तित होकर हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। किसको, वस्तु को। बात समझना, लाइट कह लो कि खुद कुछ दर्शाती है, या हम लाइट को देख सकते हैं तो, ठीक है, नहीं, ठीक। तो देखो, अगर मैं कहूं ये है लाइट वेव, है ना, यानी दृश्य प्रकाश किरणें, तो अगर स्टेटमेंट वो बोल दे
कि दृश्य प्रकाश किरणों की आवृत्ति गामा किरणों से कम होती है, गामा किरणों से ज्यादा होती है, या और कोई 2-3 ऑप्शन दे दे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये ईएम वेव का बढ़ती हुई आवृत्ति का स्पेक्ट्रम है, और यहां पर आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? गामा की, और सबसे कम किसकी है? आर की। तो मुझे बताओ, लाइट वेव की जो आवृत्ति है वो गामा से क्या है? कम। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर E बराबर h न्यू मैंने लिया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज हो रहा था। अच्छा, इसी को क्या मैं hc अपॉन लैम्डा लिख दूं? तो बताओ, न्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इधर लाइट की न्यू कम कंपैरिजन विथ गामा, तो बताओ लाइट की एनर्जी भी गामा से क्या होगी? कम। लेकिन अगर वो कह दे ये लैम्डा, तो ये न्यू का बढ़ता क्रम है, तो गामा का क्या होगा? घटता क्रम। तो बताओ गामा लाइट का ज्यादा होगा कि गामा? आप कहोगे लैम्डा ज्यादा होगा। किसका? लाइट वेव का। किसका होगा? लाइट वेव का। ठीक है, और कम किसका होगा? आप कह दो गो गामा रेज का। किसका? गामा रेज का। ठीक, अच्छा, यही 2-3 चीज और सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या क्या है? तो आप कहोगे चार्ज आपने पढ़ा, रुका हुआ चार्ज केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर वही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और अगर वो त्वरित हो, मतलब उस चार्ज की वेलोसिटी जो पर सेकंड है वो चेंज हो, यानी एसेलरेटेड चार्ज हो, तो एसेलरेटेड चार्ज हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कब होती हैं? जब कोई चार्ज एसेलरेटेड त्वरित अवस्था में होता है। बात समझ में आई? चलो, अब यहीं पर एक और आप चीज सुन लो कि ये जो ईएम वेव है, इन ईएम वेव में ध्यान देना, इन ईएम वेव में दोनों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, दोनों होते हैं, और ये एक दूसरे की गति को प्रभावित होने बिना चलते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये जो ईएम वेव है, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इसके और इसके क्या होती है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? तो लाइट क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में बिल्कुल चल सकती है। ठीक, हाँ। अब माध्यम यानी कि मीडियम, माध्यम यानी कि मीडियम बदलने पर, है ना, माध्यम बदलने पर ये जो प्रकाश की चाल है सी, वो क्या हो जाती है? चेंज। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? चेंज। अब देखो, यहीं से आपको 3 चीजें समझना है। सबसे पहले आप बोलोगे क्या? परावर्तन। दूसरा आप क्या बोलोगे? अपवर्तन। ठीक, तो देखो इनसे आप फैमिलियर हो गए। ठीक, देखो ये मान लो एक समतल पृष्ठ था, कांच का एक स्लैब टाइप का था, समतल पृष्ठ था, उसकी एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी। किसकी? सिल्वर की, चांदी की पॉलिश कर दी, और चांदी हट ना जाए, स्केच ना हो जाए, इसके लिए मैंने इस पर एक आयरन का रेड कलर का पेंट कर दिया। ठीक, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चले। अब इस पृष्ठ पर ध्यान देना, ये जो है सिल्वर की परत के बाद इस पर मैंने रे गिराई, प्रकाश की किरण गिराई। जो प्रकाश स्रोत है ना, उससे तो अनेकों किरण गुजरती हैं, लेकिन हमको अगर इमेज बनानी है, इमेज बनानी है, तो हम केवल 2 किरणों को ही लेंगे
और इमेज फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखो परावर्तन में क्या है, जब कोई रे, लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी एक ऐसे पृष्ठ पर जिसका दूसरा पृष्ठ पॉलिश्ड हो, यानी कि क्या हो, अपारदर्शी पृष्ठ, ठीक, पर गिरती है, तो जिस माध्यम में आई थी ना उसी माध्यम में ये क्या लौट जाती है वापस। लो ये बताओ, इसका पथ चेंज हुआ तो बिल्कुल चेंज हो गया, इधर आ रही थी और इधर जा रही, तो देखो ये मतलब अपारदर्शी पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर गिरी तो वापस लौट गई। तो देखो इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट, इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसके जो दो रूल हैं वो क्या हैं, जब भी आप किसी पृष्ठ पर, किसी भी लेंस पर, किसी भी दर्पण पर, ठीक है, गिराना क्या, लाइट की रे, तो जब भी गिराना आप सबसे पहले नॉर्मल बनाना, या जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक, तो जो रूल है परावर्तन का वो कहता है कि देखो ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से जो बनाता है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वही ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी। मतलब यहां जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा सर ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होंगे। जैसे देखो ये पूरा का पूरा जो लिखा है वो इस बोर्ड के प्लेन पर ही तो लिखा, लेकिन अगर मैं इन्हीं में नॉर्मल यहां बनाता तो तुम मुझे बनाओ ये और ये मिलकर एक प्लेन बनाते, नहीं बनाते। तो इसका जो दूसरा रूल है वो क्या है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए परावर्तन के नियम नंबर सेकंड के अनुसार। ठीक है, चलो इतनी बात हुई। अब बात करो अपवर्तन की। तो अपवर्तन में जब किसी पारदर्शी माध्यम से, है ना, या कोई ऐसा मीन जिससे प्रकाश की किरण गुजरे तो किसी दूसरे माध्यम में पहुंच जाए, तब भी अपने पाथ को चेंज करे और वहां जो सिचुएशन आए वो कुछ ऐसी आए, जैसे मैंने आपसे कहा रिफ्रैक्शन। ठीक, तो आपने कहा किसी पारदर्शी माध्यम, लो ये था माध्यम, तुरंत आपने खींच दिया क्या सर अभिलंब। बताओ अगर ये क्या हो, विरल, विरल का मतलब, विरल का मतलब ऐसे समझो, जैसे गाड़ियां हैं और बहुत भीड़ भड़का है तो आप स्लो चलाओगे ना गाड़ी, तो अगर अगर डेंस है मीडियम तो उसको बोलते हैं सघन, और हाईवे है पूरा का पूरा खाली तो उसको हम क्या बोलेंगे, विरल। वैसा ही माध्यम में भी होता है। ठीक है, वैसा ही किस में होता है, माध्यम में भी। अगर एक दूसरे जो पार्टिकल हैं वो बहुत डेंस अगल बगल में है तो वो क्या है, सघन, और बहुत दूर दूर है तो वो क्या है, विरल। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा निर्वात की अपेक्षा ये जो वायुमंडल है वहां गैसों का समूह है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है। तो बताओ निर्वात की अपेक्षा ये जो मेरा वायुमंडल है क्या वो विरल है, आप कहोगे नहीं, वो क्या है, सघन। ठीक है, वैसे ही मैंने कहा वायु की अपेक्षा आप पानी ले लो तो पानी में भी प्रकाश की किरण जाएगी, तो पानी क्या है, वायु की अपेक्षा सघन। ठीक, मान लो मैंने हवा ही या निर्वात ले लिया और कहा कांच हवा की अपेक्षा कैसा है, आप कहोगे सघन। ठीक,
तो जो दो रूल गए वो ये गए कि जब भी प्रकाश की एक किरण माध्यम दूसरे में पहुंचती है किसी एक से, तो ये अगर पहला माध्यम जिससे प्रकाश की किरण होती हुई निकली दूसरे में, ये मतलब जहां से चली वो विरल हो और ये क्या हो, सघन। ठीक, तो ये जो किरण है ना, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझ में आई? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अच्छा, नॉर्मल से ये एंगल बनेगा आई और ये एंगल बनेगा क्या, आर। ठीक है, अच्छा, यही सेम चीज अगर हो कि भैया ये हो सघन और ये क्या हो, विरल, तब मुझे बताओ, ये किरण गई सर, तुरंत मैंने अभिलंब खींचा, लेकिन अब विरल में अभिलंब से दूर हट गई, ये आई तो ये, ठीक है, तो पथ अपना चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज होता है, विरल से या सघन से विरल। ठीक, अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक रूल है, जिस रूल को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, और उस रूल से तीन चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक, क्या कहते हैं स्नेल? स्नेल कहते हैं, देखो, स्नेल कहते हैं जिस माध्यम से किरण आ रही होगी उसका क्या होगा, एक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा भैया, ये होता क्या है? तो आप कहोगे इसको हम एन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है सी अपॉन वी, जहां सी क्या है आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी क्या है तो आप कहो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में, ये निर्वात में है और ये किसी माध्यम में। एग्री? चलो, तो स्नेल कहते हैं कि अलग अलग माध्यम है तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। हमने कहा सर यहां पे n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो स्नेल कहते हैं जहां से रे आ रही है उसका अपवर्तनांक और जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट उसका साइन। ठीक है, n1 और साइन आई बराबर, देखो ये जिस माध्यम में गई तो n2 और फिर से जो रिफ्रैक्टेड एंगल है साइन उसका क्या लो आर। ठीक है, अच्छा, देखो इसी को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, और इसी को मैं 1n2 लिखता हूं। ठीक है, जहां पर ये है क्या, तो जिस माध्यम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जहां से गई। ठीक है, मतलब सेकंड का, तो जिसका होता है वो कहां आता है, ऊपर, किसके सापेक्ष, फर्स्ट। जैसे मैंने आपसे कहा जो प्रकाश की किरण थी, है ना, वो ग्लास से पानी में गई, ग्लास से किस में गई, पानी में। लो ये ग्लास से एंटर करती हुई कहां गई, पानी में। लो दूसरा मैंने कह दिया पानी से कहां गई, हवा में। और तीसरा मैंने कह दिया सर डायमंड से चली गई कहां, हवा में। तो आप कैसे लिखोगे, कहां से कहां गई, तो आप कहोगे यहां पर गई वाटर में, किस से, ग्लास में, तो तुरंत जिस में जाएगी ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस से गई उसका, यानी Ng। और इसको लिखोगे क्या, तो लिखोगे GNW। ऐसे ही यहां देखो वाटर से कहां गई, एयर में, तो आप सीधा लिखोगे Na और NW और इसको लिखोगे WNA, मतलब वाटर से कहां गई, एयर में। एग्री?
कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ये पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। स्नेल का नियम आप समझ गए? चलो अब अच्छा, थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया बड़ा रूप में। कैसे? लो ये लिख दिया, मान लो ये लिख दिया। इसको लिख लोगे? आप कहोगे देखो एन ए एन डब्ल्यू, फिर एन डब्ल्यू एन जी, और फिर एन जी और एन ए। ठीक है ना? देखो इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, मतलब अगर ये एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से वाटर में जाए और वाटर से फिर से एयर में जाए, तो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? ठीक है, अब इनका यूज होगा। ठीक, जैसे एकाध आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में या चित्र बना दिया था उसने ऐसे, यहां यहां उसने कह दिया था वाटर है, और यहां कह दिया था ग्लास है। ठीक है, और फिर यहां कह दिया था मान लो ऑयल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था जैसे एयर है, तो एयर या निर्वात का तो आप जानते हो 1, वाटर है तो आप कहते हो वाटर का 4/3 होता है n, ग्लास है तो ग्लास का 1.5 होता है, 3/2 होता है। फिर मान लो ऑयल का उसने बढ़ा के दे दिया 2। ठीक, तो वो कह रहा है अगर ये इंसिडेंट करती है रे एयर से, तो आप मुझे डायग्राम बना के समझा दो। तो देखो यहां पर आप ये अभिलंब खींचना, विरल बोले तो 1 से कहां गई 4/3, लिखो अभिलंब की ओर झुकी। फिर यहां बनाना, ये 1.33, ये 1.5, फिर से और झुका दो। अब बताओ फिर से n बराबर 2 पर आई, मतलब और झुकी, लेकिन जैसे ही फिर से हवा में निकली तो अभिलंब से क्या हो गई? दूर। ठीक है, मतलब विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर, और अगर सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। स्नेल का नियम, अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन का ही जो दूसरा नियम है, फर्स्ट नियम स्नेल का लॉ, और जो सेकंड रूल है वो कहता है, क्या कहता है? वही, ये रह गई, मान लो इधर आ गई, ये आई और ये आर, और ये विरल और ये सघन। तो वही आपतित, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? अपवर्तन। ठीक है, स्नेल का नियम कब लगता है? अपवर्तन। ठीक, अच्छा, दो चार उदाहरण आप बता दो जिससे हम पता लगा लें कि अपवर्तन की फिनोमेना हो रही है। ठीक, तो आप कहोगे किसी भी टब में कोई अगर रॉड में डालता हूं तो वो रॉड कुछ उठी हुई दिखती है, दिखती है। कोई सिक्का किसी बाल्टी में पड़ा है तो वो सिक्का भी कुछ उठा हुआ दिखता है। उसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया, जो डायग्राम बनाया था, वो उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, है ना, और जब अल्टीमेटली निकले बाहर, तो अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल हैं, ध्यान देना, जैसे देखो ये गई और मान लो ये कुछ ऐसे झुक गई और फिर लो ऐसे चली गई, तो अगर ये रे और ये रे दोनों क्या हो जाए? दोनों क्या हो जाए? पैरेलल। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एग्री? ठीक है, चलो, हम आपसे कह रहे थे
कि हाँ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, रॉड थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, उसका कारण है अपवर्तन। ठीक, तो अच्छा मुझे बताओ वो क्या रहा, आप समझो। ठीक है, मान लो इसमें पूरा पानी भरा यहां तक, मान लो, ठीक, आपको डेरिवेशन ड्राइव वाली चीज तो करनी नहीं है, तो हम यहां पे केवल थ्योरी लेके ही चलेंगे। चलो, लो मान लो ये था सिक्का, तो देखो एक रे तो सीधी गई और लो सीधी चली गई, और दूसरी आप मुझे बताओ, वाटर है ना, सघन है, बाहर हवा कहाँ है, विरल, हम देख कहाँ से रहे हैं, विरल से, यानी जो प्रकाश की इस वस्तु से जो निकलने वाली रे है वो अभिलंब से दूर हटेगी। बोलो, और मैंने बताया कि इमेज तभी बनेगी जब आप दो अपवर्तित या दो किरणें ऐसी लें जो अपवर्तित हो। ठीक, मतलब इमेज के लिए दो किरण बनाना आवश्यक है। तो एक तो बिल्कुल ऐसी ही गई, सीधी निकल गई, एक ऐसी गई और इधर। तो मुझे बताओ पीछे अगर आपने मिलाया तो जो इमेज बनी वो कहां बनी, यही बनी ना। और यही तो है आभासी, क्योंकि रखा है सिक्का यहां और इमेज कहां बन रही है, यहां। ठीक, तो देखो ये पूछ लेता है कि हाइट ये है, तो बताओ यहां इसको ले लेगा एच। ठीक, अब वो स्नेल का नियम लगा लेगा और आपको आभासी गहराई या विस्थापन, जो ये विस्थापन हुआ ना जिसको आप बोल रहे हो H माइनस एच, उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, तो जो यहां लिखा है आप उसको पहले पढ़ लो। मैंने जो बोल दिया है अब स्लाइडों में वही सब लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रकाश उसने क्या बताई है, रेडिएशन, यानी क्या है, विकिरण, जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, देखो आईज आंखों को एबल करता है टू सी ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड वही वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है। फॉर्म एनर्जी का है, किस नेचर की है, तो ट्रांसवर्स नेचर, मतलब अनुप्रस्थ। और वेव दो, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। लाइट कैसी है, ट्रांसवर्स। ठीक, अब आगे देखो लिखा है ये अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगाती है, तो 8 मिनट लगभग 19 सेकंड। ठीक, अच्छा अब मुझे बताओ चंद्रमा का क्या खुद का प्रकाश है, सूर्य का क्या खुद का प्रकाश है, तो जिसका सेल्फ की लाइट होती है उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी में क्या खुद का प्रकाश है, लेकिन अगर मैं कह दूं जुगनू, तो हाँ जुगनू का खुद का प्रकाश है, तो जुगनू प्रदीप्त वस्तु है, लाइट या चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। ठीक है, एक दीप्त जिनका प्रकाश खुद, और एक अदीप्त जिनका खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ठीक, चलो, और देखो कह रहा है द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून, लाइट चंद्रमा पर पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंची अर्थ पर, तो कितना टाइम लगता है, 1.28 सेकेंड। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी कितना, 8 मिनट 19, और चंद्रमा 1.28। रीजन क्या है, सर सूर्य बहुत दूर है, चंद्रमा बहुत पास है। ठीक, चलो, अब लाइट अलग अलग फिनोमेना बताते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन, स्कैटरिंग प्रकीर्णन, और पोलराइजेशन ध्रुवण। ठीक, पहले आप ये समझ लो, देखो हम समझाते हैं। देखो कुछ वैज्ञानिक कह लो
ऐसे थे जो कहते थे लाइट को हम पार्टिकल के रूप में मानते हैं, और कुछ ऐसे थे कि वो कहते थे हम लाइट को वेव के रूप में मानते हैं। इनमें जो सर्वे सर्वा बंदे थे वो थे आपके न्यूटन। और न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में, जिनको हम कणिका बोलते हैं, चलता है। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणिकों के रूप में चलता है, जिनको हम कणिका बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये जो कणिका बताया या कण बताया, इसके आधार पर, जैसे आप समझो एक व्यक्ति हैं, या पहले आप समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, ऐसे ही एक प्रभाव है जिसको बोलते हैं हम क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या बोलते हैं? क्रॉम्पटन प्रभाव। ऐसे ही एक प्रभाव है जिसको बोलते हैं जीमन प्रभाव। तो इन सब प्रभावों में जो प्रकाश है उसको हम बिल्कुल कणों के रूप का लेते हैं। ठीक, जैसे कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश है उसकी कण प्रकृति की पुष्टि होती है या तरंग प्रकृति की? आप कहोगे कण प्रकृति। ठीक, तो पहले तो यही जानना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ठीक, जानना चाहिए ना? तो देखो, ये कोई मेटल है, या पहले आप वेव समझ लो फिर हम बढ़ते हैं आगे। इतनी बात है ना? तो न्यूटन ने बताया प्रकाश कण के रूप में चलता है। ठीक, मैक्स प्लांक भी थे। मैक्स प्लांक, इन्होंने भी कहा ये जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, और हर एक बंडल से जो एनर्जी रिलेटेड होती है वो होती है एच न्यू, यानी हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती, और इसी को एच सी अपॉन लैम्डा भी लिखते हैं। ठीक, तो ये घटनाएं ऐसी थी जिनमें प्रकाश के कण प्रकृति को लेना अनिवार्य था, लेकिन एक व्यक्ति आए जिसको बोला गया हाइगेंस। क्या बोला गया? हाइगेंस। ठीक, और फिर इन्हीं को पुष्टि करने के लिए कौन आए? एक फोको। तो हाइगेंस ने देखो अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन, ये जो फिनोमिना या घटनाएं थी इनको बिल्कुल आसानी से दर्शा दिया विद द हेल्प ऑफ लाइट। और जहां लाइट में जो नेचर इन्होंने माना वो माना तरंग। क्या माना? लाइट को एज अ वेव मानकर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या बहुत बेहतर तरीके से कर दी। आगे यंग व्यक्ति एक आए, इन्होंने एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं व्यतीकरण। क्या बोलते हैं? व्यतीकरण। ठीक, उसको डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर व्यतीकरण को ये सफलतापूर्वक समझा पाए। ठीक, चलो आगे एक फिर फिनोमेना हुई जिसको बोला विवर्तन। शार्प एजेस पर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता? विवर्तन। लगभग समान आवृत्ति या आयाम की तरंगों का अध्यारोपण होना क्या कहलाता है? व्यतीकरण। और एक फिनोमेना थी जिसको बोलते हैं ध्रुवण। इसमें भी तरंग प्रकृति ही आई। और ध्रुवण क्या है? तो सामान्य जो लाइट है
उसमें जो वैद्युत वेक्टर है ना, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वस्तुएं मुझे दिखती हैं ई वेक्टर की वजह से, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर। क्या वस्तुएं हमें बी वेक्टर की वजह से दिखाई पड़ती हैं? नहीं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि सामान्य जो प्रकाश होता है ना, उसमें जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो सब दिशाओं में होते हैं, सब दिशाओं में ये। ठीक, लेकिन जब हम इसी को निकोल प्रिज्म से या टूरमैलिन नाम के क्रिस्टल से गुजारते हैं तो इसका जो वेक्टर जो अभी सभी दिशा में हो रहा है वो केवल एक दिशा में होता है। मतलब ध्रुवण एक ऐसी घटना है जिसमें हम साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस घटना को भी समझाया गया विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर। किस नेचर से? वेव नेचर। ठीक है, तो कुछ ने इसको दर्शाया वेव से और कुछ ने इनको दर्शाया पार्टिकल से। तो हम कहीं पे पार्टिकल लेंगे और कहीं पर वेव लेंगे, जैसी हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये घटनाएं आपको समझ में आई। इसको आप जानते हो, माध्यम चेंज, पथ चेंज, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। ये परावर्तक पृष्ठ पर जब पड़ेगी लाइट तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, व्यतिकरण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक, विवर्तन, शार्प एज पर, तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश चलता कहाँ है? सीधी रेखा में, लेकिन विवर्तन में मुड़ता है। ठीक, चलो, ध्रुवण, सामान्य को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलना। ठीक है, चलो अब जरा इसको देख लो, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, क्या है? क्या है? तो आप कहोगे उचित आवृत्ति, है ना? उचित आवृत्ति का अगर प्रकाश, अब प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो आवृत्ति मतलब ये एक धातु का पृष्ठ था, उचित आवृत्ति का प्रकाश इस धातु पर पड़ा तो यहाँ के धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पृष्ठ से निकलकर बाहर पहुंचना या पृष्ठ पर आना। मतलब उचित आवृत्ति का फोटोन अगर किसी धातु पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, और अगर परिपथ बंद हो तो उन इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से उनकी दिशा के विपरीत में धारा का बहना, ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट बहती है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। बात समझ में आई? ठीक, तो देखो, पहले हमने ई एनर्जी का फोटोन गिराया, यहां से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने एनर्जी को गेन किया। अब अगर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो कुछ ऊर्जा इनके इलेक्ट्रॉनों की आपस के ही इलेक्ट्रॉनों से लड़ने में खत्म होगी, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, कार्य फलन। और अगर ये लड़ने में सक्सेस हुआ तब ये आगे बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे हम ई के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं शॉर्ट रूप में आप लिखो तो ये कहोगे फोटोन की एनर्जी जस्ट इक्विवेलेंट टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हर एक धातु का एक अपना निश्चित वर्क फंक्शन होता है।
प्लस यही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसको बोलोगे ई के। बात समझ में आई? अब देखो यहीं पे वो ऐसे एच न्यू नॉट और इधर ये ई के, या एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस के ई के। ठीक, जैसा भी वो देगा उस हिसाब से आप देख लोगे। बस इतना समझना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, तो उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तो और भी तरीकों से होते हैं, जैसे तापायनिक उत्सर्जन। उसमें क्या है भैया, प्लेट को बहुत गर्म कर दो आप तो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फील्ड उत्सर्जन, फील्ड एमिशन, तो बहुत जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, उससे भी इलेक्ट्रॉनों का मूव होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो बहुत सारे मेथड हैं इलेक्ट्रॉनों को निकालने के। ठीक है, चलो इतनी बात आप समझ गए। ये यूज हुई अदर चैप्टर की तो मैंने यहीं बता दी। ठीक है, चलो इसको आप समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो, देखो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता चल गए, है ना? क्या होते हैं? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, अब हमको समझना है मिरर क्या है, हमें समझना है लेंस क्या है। मिरर कितने टाइप के हैं, लेंस कितने टाइप के हैं, और उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो आप कहोगे मिरर एक ऐसी चीज है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, देखो मिरर ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। कोई ग्लास ले लो, उसकी एक जगह को आप पॉलिश कर दो तो देखो वहां से रिफ्लेक्ट्स होगा ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। प्रकाश पड़ा, परावर्तित हो गया, वो जो है वो क्या कहलाएगा? मिरर। अच्छा, अब प्लेन मिरर, जैसे प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस रिलेट करते हुए। ठीक है, तो देखो आप बस इतना समझ लो, इनकी जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम शॉर्ट में यहां लिखे देते हैं, वही इस स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक, देखो मैं चेक कर लूं जरा। देखो देखो सबसे पहले ये जो इमेज है ना वो बिल्कुल इक्वल आती है किसके? ऑब्जेक्ट की। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है बिल्कुल वही साइज किसका होता है? तो कहोगे इमेज का। इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। ठीक, चलो अब वो कह रहे हैं कभी कभार आपसे पूछा जाता है छोटे एग्जामों में कि अगर मैं हूं और मुझे अपनी पूरी बॉडी सिर से लेके पैर तक पूरी की पूरी बॉडी देखनी है, मुझे हाइट मिरर की कितनी रखनी पड़ेगी? तो ये इसका डेरिवेशन होता है। अब डेरिवेशन का काम नहीं, हमको केवल इतना याद रखना है, अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो हमें उस हाइट का आधा यानी कि 3 फीट का मिरर रखना पड़ेगा, जिससे हम अपना पूरा हाइट उस मिरर में देख सकते हैं। ठीक, देखो यही लिखा है, the minimum size of the mirror required to see the full image of an observer is half the height of the observer. ठीक है, चलो अब वो कह रहा है अगर कोई समतल दर्पण है
उसको आप जो इंसिडेंट रे आ रही है ना, उस रे के रिस्पेक्ट में देखो, रोटेट कराओ कितना, थीटा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, हम लोग तो रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, दर्पण किस लिए काम में यूज होता है, परावर्तन में। और परावर्तन में जिस माध्यम में आई उसी में वापस लौट गई। तो अगर हमने दर्पण को घुमाया कितना, थीटा डिग्री, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी घूम जाती है, एंगल 2 थीटा। बस याद रखो, ठीक। चलो, आई ओ के बराबर। दूसरा, सर हाफ लेना पड़ेगी हमको, क्या, हाइट किसकी, मिरर की, एग्री। तीसरा, अगर रोटेट कराओगे मिरर को थीटा, मिरर को थीटा, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगी, 2 थीटा, ठीक। अच्छा, अब देखो ये है मिरर और ये मैं देख रहा हूं और मैं पास आया एक्स, तो ऑटोमेटिकली जो इमेज बन रही है वो भी कितनी दूरी पर आ जाएगी, एक्स दूरी पास पर ही आ जाएगी। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है डिस्टेंस एक्स टूवर्ड या दूर, किस से, मिरर से, तो इमेज भी दूर होगी, एक्स किस से, किस से, मिरर से, ठीक। चलो, अब देखो ये भी बहुत बार आया हुआ है कि फोकल लेंथ जो है ना किसी भी प्लेन मिरर की, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ किसी प्लेन मिरर की होती है इनफाइनाइट। और देखो पावर जो है ना वो फोकस का इन्वर्सली होता है, ठीक। तो पावर फोकस का इन्वर्सली, और ये है इनफाइनाइट, तो बताओ पावर कितना होगा, जीरो। पावर कितना होगा, जीरो, ठीक। अच्छा, अब लीनियर मैग्निफिकेशन देखो, किसी भी दर्पण के लिए समझ लो, देखो ये है एम मैग्निफिकेशन, इमेज 3 गुनी बनी, 5 गुनी बनी, बराबर बनी। जैसे हमको यहाँ से चंद्रमा है वो बहुत छोटा दिखता है ना, लेकिन अगर हम दूरदर्शी से देखें, या बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो दिख ही नहीं रहे। क्यों ना दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो दर्शन कोण है वो हम पर बहुत छोटा बन रहा, 1/60 से भी छोटा बन रहा। अब अगर हम उनको देखें तो देख लेते हैं, देखते हैं ना, तो इमेज है ना, समझना, और जो वस्तु है उनकी जो हाइट वाली चीज है उनका रेशियो रेखीय आवर्धन को शो करेगा, ठीक। सीधा लिख रहा हूं आई अपॉन ओ, और दर्पण में ये होता है -v/u, ठीक। तो बताओ आई और ओ समान है, तो बताओ एम लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, आप कहोगे 1। देखो ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये है, जैसे अब सेव कराने जाना या कटिंग कराने जाना, तो देखना कि अगर 2 दर्पण एकदम पैरेलल में रखे हैं, देखना अपनी इमेज कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। कितनी, एक इमेज के पीछे इमेज के पीछे इमेज बनती चली जाएंगी, ठीक। तो देखो वो कह रहा है अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर हों और ऐसे रखे हों कि फेस करें एक ईच अदर को एट एन एंगल थीटा, ठीक है, मान लो ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों एक दूसरे को थीटा एंगल के चेंज पर फेज करें, ठीक। तो वो कह रहे हैं कितनी इमेजें बनेगी, ठीक। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, ठीक। तो देखो यहां से नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है। जब 360 अपॉन थीटा इवन हो और ऑब्जेक्ट लाइस हो सिमेट्रिकली, मतलब 360 अपॉन थीटा जो है वो क्या है, इवन, 2 4 6 10, 2 से जो कट जाए, तो जो इमेज आएंगी वो होंगी 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है।
और अगर अगर ये ऑड हो, ठीक है, ये ऑड हो और द ऑब्जेक्ट लाइट सिमेट्रिकली, ठीक, तो बताओ कितनी इमेज बनेगी? 360 अपॉन थीटा। ठीक, तो आपको वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, जैसे अगर वो आपसे कह दे, मान लो 60 बोल दिया उसने, तो मुझे आप बताओ 360 अपॉन 60 करोगे, 6 आएगा, और वो क्या है? सम। तो यहां पर जो है वो क्या वैल्यू होगी? 6 माइनस 1, यानी कि 5। अच्छा, अब वो कुछ ऐसा रखेगी, क्या आ जाए? विषम। विषम, जैसे विषम आ सकता है, मान लो मुझे अ, विषम लाना, कोई भी संख्या से लेके आओ, 30 से, 60 से, चलो चलो देखना, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। ठीक, तो अगर ऑड है तो कितना आएगा? 360 अपॉन थीटा। ठीक, चलो, अब ये यूज पता ही होंगे आपको, शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो सबमरीन चलाते हैं ना, पनडुब्बियां वाटर के अंदर, उसमें अगर देखने वाली चीज हो तो पेरिस्कोप एक चीज होती है। तो पेरिस्कोप में हम जिस दर्पण का यूज करते हैं वो क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। देखो, प्लेन मिरर यूज होते हैं कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप विच इज यूज्ड इन सबमरीन है। ऐसी क्लाइडोस्कोप होता है, क्लाइडोस्कोप, उसमें भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, फटाफट से इमेज फॉर्मेशन आप सीख लो, उसी का आपको यहां पे काम है। ठीक, तो देखो ये है आपका चार्ट। ठीक है, बस इसी चार्ट को आपको देखना है, और हम यहां बनाते जा रहे हैं, आपको समझते जाना है। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक बार हम सेल चेंज कर लें। हाँ, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, देखो समझो। समतल दर्पण आप सीख गए हो, है ना? अच्छा, अब आप एक काम करो, कोई भी एक कांच का खोखला गोला ले लो। ठीक है, ले लिया, लो ये ले लिया। इस गोले को इस गोले को आप कुछ ऐसे काट दो, काट दो। अच्छा, अब आपको जो दो पोर्शन मिले हैं, उन पोर्शन में आप मान लो इस पोर्शन को ले लो, इस पोर्शन को देखो, जैसे ये था, आपने काट दिया, इस पोर्शन को आपने लिया, तो मैं इसको कुछ ऐसे ले रहा हूं, देखो ऐसे। अब इसका जो उभरा सतह है ना, ये, इस पर मैंने वही सिल्वर की पॉलिश करके और रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया? दर्पण। अब मुझे बताओ क्या ये समतल है? नहीं। तो देखो, एक वर्ड है क्या? कौन केव। और केव का मतलब आप समझते हो ना, गहराई, गुफा। तो देखो ये भी जहां जिस पृष्ठ से रिफ्लेक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या है, देखो ये कर्व्ड केव। इस वजह से इसको बोलेंगे हम अवतल, और क्या बोलेंगे? परावर्तन हो रहा तो दर्पण। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो उसी गोले का मैंने ये भाग लिया होता, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पर पॉलिश कर देता, तो ये जो दर्पण है वो कॉनकेव की जगह क्या हुआ? कॉन्वेक्स, उभरा। जब परावर्तन किसी उभरे पृष्ठ के थ्रू हो तो उसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स। क्या बोलते हैं? कॉनवेक्स। और इसी को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण।
दर्पण का क्या काम है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल, उत्तल, अवतल। ठीक, अच्छा। अब जो जो वर्ड या जो टर्मोलॉजी आती है वो कुछ देखो ऐसे आती है, देखो जैसे, ठीक है। पहला जो वर्ड आता है वो आता है पोल, यानी कि ध्रुव। ठीक है, तो ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, ये जिस पॉइंट पर स्वयं को दो पार्ट में बराबर बराबर इक्वली ब्रेक करे उसको मैं क्या बोलता हूं? पी, यानी कि पोल, ध्रुव। अच्छा, अब ये किसी गोले का ही तो भाग होगा, किसी गोले का ही तो भाग होगा। तो आप कहोगे जिस गोले का ये भाग है उसके सेंटर को, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस दर्पण का वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र सी। अच्छा, अब एक पॉइंट और आएगा जिसको बोलेंगे हम फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। तो अगर, ध्यान समझना, अगर यहां पर अगर हम वस्तु रख दें तो इससे जो किरण निकलेंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, बस इतना याद रखो, पोल क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और फोकस क्या होता है। ठीक, अच्छा। हमेशा हम जो दूरी मापेंगे वो पोल से मापेंगे, और ये दूरी होगी फोकस दूरी, और इसको बोलोगे हम लोग आर, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब देखो, ये जो फोकस दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ठीक है, पहला। दूसरा, एक फॉर्मूला निकलेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां u होती है पोल से वस्तु की दूरी, और v होती है पोल से प्रतिबिंब की दूरी, और f होती है पोल से फोकस बिंदु तक की दूरी। ठीक, अच्छा। अब कैसे इमेज बनती है तो समझो पहले आप। देखो, देखो, जैसे मैंने कह दिया, लो ये है। ठीक, तो हमको यहां पर 6 केस देखने होते हैं। कितने केस? 6 केस। देखो, अच्छा ऐसे देख लो, ये फर्स्ट जो केस है, तुरंत आप फोकस बना लेना, तुरंत आप वक्रता केंद्र सी बना लेना, और इसके बाहर वाली जो चीज है ध्यान समझना। पहले हम वस्तु कहां लेंगे? इनफाइनाइट पे। तो दो चीजें हैं, ध्यान देना। अगर दो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरे तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी, पहली चीज। और अगर दो रेज हैं वो इस मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो परावर्तन के पश्चात इमेज बनेगी वो फोकस तल पर बनेगी। किस पर बनेगी? फोकस तल। और वो जो तल है वो इस फोकस पर ही स्थित रहता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये कहा ये तल है, तो फोकस इसी तल पर स्थित होगा कहीं पर भी। बात समझ में आई? ठीक, तो पहला ऐसे आप ले लो, देखो ये तो परावर्तन हुआ, लो ये यहां, तो आसान। ठीक, अब देखो दूसरा जो कंडीशन है, उस दूसरी कंडीशन को मैं ऐसे लेता हूं, देखो ये लिया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और यहां रख दिया मैंने। अभी इनफाइनाइट पे रखा तो कहां? फोकस। अब इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहा हूं, लो ये रख दिया मैंने वस्तु। तो मुख्य अक्ष के समांतर 3 रूल होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर फोकस से गुजरती है ना? फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और जो सी से गुजरती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में आई थी। ठीक है, चलो तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आई, कहां से गुजर गई? सर फोकस से। ठीक,
और बताओ फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। तो देखो ये जो इमेज बनी ना, ये इमेज थी इनफाइनाइट और सी के बीच में, और ये कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में। अच्छा मुझे बताओ क्या ये आभासी है, अरे ये वास्तविक किरणें ही काट रही हैं, तो ये कैसी होगी, वास्तविक। अच्छा सीधी होगी कि उल्टी, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, उल्टी। ठीक है चलो, तो दूसरा केस हुआ, देख लो। देखो इन्फिनिटी जब रखता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, वस्तु को जब हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो देखो पोजीशन कहां बनती है, फोकस पर, हाईली डेमिनिज्ड होती है। ठीक है, और देखो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, बिंदु रूप में वास्तविक और इन्वर्टेड। ठीक चलो, दूसरा देखो इन्फिनिटी और सी कहां बन रही है सर, एफ और सी के बीच में। देखो वही डिमिनिज्ड और वही रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अच्छा थर्ड केस लो आप, तीसरा केस वो कह देगा ये फोकस, ये सी, और लो सी पर ही रख दी। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से गई सर, फोकस से जाने वाली, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो देखो मान लो ये है फोकस, ये है सी, तो जो सी है ना उसी के जस्ट अपोजिट उल्टी सी पर ही बनती है। देखो ये गई ऐसे, और देखो ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे, देखो ठीक है, ऐसे। मतलब अगर सी पर वस्तु है तो उल्टा और जस्ट बराबर, तो बड़ी का पॉइंट पर, इनफाइनाइट और सी का सर छोटा सी और एफ के बीच में, और सी का सी पर ही। अच्छा अब आओ कहां पे, तो फोर्थ केस है वही, ये फोकस और ये सी, अब यहां बीच में रख दो। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गई, और फोकस से जाने वाली जो किरण थी वो लो, तो बताओ ये जो है वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनी ना, बनी। केस नंबर 4। फिफ्थ केस में हमने कहां रख दी, फोकस पर ही रख दी, फोकस। तो बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, और देखो ये है वक्रता केंद्र, तो इधर से जाने वाली जो किरण है, ठीक, तो ये बताओ कहीं मिल रही। तो जब अगर फोकस पे आप वस्तु रख दोगे तो उसका जो इमेज है वो कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पर अगर कोई वस्तु रख दो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, अच्छा दो किरणें अगर एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ना हो, तो उनकी इमेज फोकस तल, ध्यान देना। ठीक है चलो, इतना हुआ। अच्छा अब लास्ट ये जो छठवां स्टेटमेंट है या छठवां इमेज फॉर्मेशन है, वो क्या कहता है, यही ले लो और इस बार कहां रख दो भाई, फोकस तो हो गया, तो पोल और फोकस के बीच में रख लो, ये है, यहां गए, और देखो मान लो ये है सी, तो लो यहां, मुझे बताओ यहां तो देखो फैल रहा, लेकिन पीछे वर्चुअली ये मिलाने पर मिल रहा ना। तो केवल एक ही केस में हमको वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज, और वो वर्चुअल इमेज तब मिलती है जब हम वस्तु अवतल दर्पण पर फोकस और पोल यानी ध्रुव के मध्य में रखते हैं। ठीक है, तो देखो यही 6 केस यहां पर लिखे हैं, इनफाइनाइट पर रखी वस्तु फोकस पर, ठीक,
इनफाइनाइट और सी, फोकस और एफ। सर सी, तो सर सी क्या सेम साइज? बिल्कुल वही। सी और एफ के बीच में रखो तो इनफाइनाइट और सी पर मिलती है इनलार्ज्ड। तो कौन कौन से केस हैं जिसमें वस्तु जो है अपने से छोटी इमेज बनाती है? या तो वो इनफाइनाइट पर, या वो इनफाइनाइट और सी के बीच में, या वो सी के बीच में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सर सी पर तो इक्वल मिलती है ना, जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम होता है। कहां पर? सी पर। तो दो केसों में इमेज मिलती है मुझे छोटी। कब आवर्धन 1 होता है? जब वस्तु कहां पर रखी हो? कहां पर रखी हो? आप कहोगे कहां पर? सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक, चलो। बड़ी कब मिलना शुरू होती है? जब फोकस और सी के बीच में रख दो, या फिर आप बहुत बड़ा चाहते हो इमेज तो फोकस पर रख दो, और वर्चुअली चाहते हो तो पोल और फोकस के बीच में। देखो ये, देखो ये वर्चुअल और इरेक्ट। बात समझ में आई? अब इतना जब आपने सुन लिया तो मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो ये है। वो कहेगा आर जो है, मान लो कहेगा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो इमेज और ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक, तो बताओ एम कितना होगा? एम कह दोगे आई अपॉन ओ, सेम है तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अच्छा देखो ये क्वेश्चन इसी में था, चलो अभी आने दो तो देखते हैं। 6 केस से फैमिलियर हो? अच्छा, अगर इन 6 केस को आपने सीख लिया तो आप इसके केस आराम से बना सकते हो। 2 केस ही इसके बनेंगे। क्यों बनेंगे? तो 6 ही, हम बनाएंगे भी 6 ही, लेकिन हम हमेशा वस्तु को लेफ्ट हैंड तरफ रखते हैं। और इसके लिए अगर देखो तो ये है सी, ये है एफ। तो बताओ हम जो कंडीशंस रखते थे उनमें एफ और सी कहाँ आ रहा है? इधर। इस वजह से हम 2 ही केस लेंगे, और वो जो 2 केस हैं वो इस दर्पण के लिए, जो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उसके लिए क्या आएगा वो देख लो। देखो जो मैंने आपको समझाया है वही यहां दिया। देखो ये 2 रे हैं, एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है। देखो ये टकराई, मतलब फोकस से गई, मुख्य अक्ष के समांतर हुई। ये प्रकार वक्रता केंद्र से गई, उसी मार्ग में वापस लौटी, तो देखो ये इमेज बनी। ये जो इमेज है ये फोकस से ही तो गुजर रही, तो ये क्या है? फोकस तल। क्या है ये? फोकस तल। अच्छा, दूसरा क्या है? when the object is at infinity image is formed at f। देखो when the rays are parallel to principal axis तो इमेज कहां बनेगा? एट एफ। ठीक है, कहां बनेगा? एट एफ। देखो ये बताया। नेक्स्ट देखो क्या, सर सी और इनफाइनाइट के बीच में ले लो, ले लिया। प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस, सी उसी दिशा में वापस। बताओ इमेज कहां बनी? सी और एफ के बीच में। इधर आओ, प्रिंसिपल एक्सेस समांतर गई, फोकस से पैरेलल हो गई, तो बताओ बिल्कुल जस्ट इक्वल बनी। आगे सर सी और एफ के बीच में, प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस, सी से जाने वाली उसी, तो बताओ इनफाइनाइट और सी के बीच में बनी। और देखो ये फोकस पे रख दी, फोकस से गई, सी से जाने वाली तो कहीं मिलेगी नहीं,
और लास्ट में फोकस और पोल के बीच में रखती। प्रिंसिपल इधर, ये इधर, पीछे मिला दी। कहाँ मिल गई? वर्चुअली दर्पण के पीछे। एक ही केस में अवतल दर्पण में हमको जो इमेज मिलती है वो इमेज कैसी होती है? आभासी। और वो कब होती है? जब हम वस्तु को पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यही कॉन्वेक्स के लिए आई होप आप बना लोगे। ठीक है, एक तो ये पैरेलल, ठीक, और एक ये, ठीक ना, दो ही इनमें बनेंगी। तो बताओ छोटी रहती है कि नहीं? इधर भी इमेज छोटी और इधर भी इमेज देखो छोटी। ठीक, अच्छा, कहीं पर भी यहां रखो तो जो इमेज आती है वो कहां आती है? ये है ना, तो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा बताओ, ये वर्चुअल है या रियल है? बताओ, ये क्या है भैया? वर्चुअल। ठीक है, चलो, तो आपका दर्पण हो गया। दर्पण के लिए ये फॉर्मूले लगते हैं, वही 1/, वन अपॉन V, 1/u। ठीक है, वही सब यहां पे लिखा हुआ है। अब बस आप एक रूल समझो, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। देखो, पोल के रिस्पेक्ट में ही हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। अब अगर पोल से हम देखें, ठीक, तो पोल से जहां इमेज, जहां रे जा रही है वहीं हम अपनी आंखों को देखें तो हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर अपोजिट देखें, रे इधर और हम देख रहे हैं इधर, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे समझो, मैंने आपसे कहा ये गई और मान लो इधर आई, तो आप कहोगे पोल के रिस्पेक्ट में ये किरण ऐसी गई ना, ऐसी, और हम देख रहे थे इधर, तो हम वस्तु की दूरी को यहां क्या लेंगे? -u। क्या लेंगे? -u। ठीक, सेंटर पर आप खड़े हो जाओ, रे को देखो, आप जहां देखो रे उसके विपरीत जाए नेगेटिव, रे आपकी आंखों की दिशा में ही जाए पॉजिटिव। कोई दिक्कत? जैसे रे उधर से आ रही थी, हम इधर देख रहे थे, हम देख इधर रहे हैं, रे इधर नेगेटिव। अब वही रे इधर से निकल के इधर गई, हम भी इधर देख रहे हैं, रे भी इधर चल रही, क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। काम खत्म। ठीक है, जो डिट्टो चीजें हमने आपको यहां मिरर्स में बताई हैं वही सेम काम करती हैं। कहां पर? कहां पर? तो आप कहोगे लेंस में। ठीक है, देखो, यही सारी चीजें दी हुई हैं लेंस में। देखो ये है ना, तो लेंस में आप ट्राई करना। अब लेंस क्या है? तो यहां पर दो पृष्ठ होते हैं। अब वो दोनों या तो होंगे कर्व्ड, यानी कि गोलीय, है ना, या फिर होंगे एक कर्व्ड और एक होगा क्या? समतल। जैसे आप समझ लो, देखो ये है, ये है, या मान लो ये है, या मान लो ये है, या ये ले लो आप ऐसे। ठीक, या ये ले लो आप। ठीक है, और एक आध बच गया। चलो इतना ही देख लो। देखो, तो लेंस दो पृष्ठों से मिलके बना पारदर्शी माध्यम में, होती कैसी प्रक्रिया है? आप कहोगे अपवर्तन। ठीक है, तो देखो, जब भी इन लेंसों को आप देखो तो ये जो बीच का जो पोर्शन है, अगर वो किनारों के पोर्शन के रिस्पेक्ट में क्या हो? बड़ा या मोटा, तो उसको बोलेंगे हम उत्तल। क्या बोलेंगे? उत्तल। और देखो ये बीच का जो ये है, ये किनारों से क्या है? कम, तो इसको क्या बोलोगे? अवतल। बात समझ में आई? इधर आओ, ये कम है ना, ये ज्यादा, क्या बोलोगे? अवतल। देखो ये
ज्यादा है ना किनारों से, क्या बोलोगे? उत्तल। ये देखो क्या है, ज्यादा किनारों से, क्या बोलोगे? उत्तल। ठीक है। अब उत्तल का काम है क्या? तो उत्तल लेंस का काम बेसिकली किरणों को कन्वर्ज करना है ना, किसी पॉइंट पर सेंट्रलाइज करना है, और अवतल का काम फैलाना है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ये कोई किरण गई, तो आप कहोगे ये किसी बिंदु पर सेंट्रलाइज कर देगा। लेकिन आप कह दो ये, तो आप कहोगे ऐसे गई, तो देखो ये फैला देगा, ये ऐसे फैला देगा। ठीक है। तो ऊपर पीछे नहीं बनेगी, तो कहाँ? यहाँ। कहाँ? यहाँ। ठीक। बात समझ में आई? उन्हीं के ये केस दिए हुए हैं। और जो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस ये आता था ना, वो यहाँ लेंस में माइनस आ जाएगा। m जो आता था -v/u, यहाँ आएगा v/u। तो सारे न्यूमेरिकल्स में आपको किरण की दिशा में चलो, देखो अपोजिट देख रहे हो नेगेटिव, समान दिशा में देख रहे हो पॉजिटिव। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब प्रकीर्णन है या प्रिज्म है या विक्षेपण है ना, उनको आप देखना, अपने हिसाब से ट्राई करना। ठीक। चलो, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो हम ट्राई करेंगे कि आपको ग्रुप पे भेज दें। ठीक है।